Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So we are meeting with another session of Prachand. आज प्रचंड का छठा दिन है and we are doing the current affairs. It is the only current affairs that you need to do before your exam in order to ensure that you get great marks in the exam. So those of you who are here for the first time, hi guys, I am Akshay Badola. एंड आई वुड बी हेल्पिंग यू इन दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग वर्दी ऑफ वर्दी. सो आपको सितारा ज़ेब्रा बनना है, ना कि आवारा ज़ेब्रा. कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए प्रचंड की क्लास अटेंड करिए, इस तरीके से नोट्स बनाइए एंड सक्सेस वुड बी योर्स. सो वी वर डूइंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ अनदर सेट ऑफ टॉपिक्स. This category is what is called as spin. I call it as spin because it includes a lot of important stuff. इट इंक्लूड्स पर्सन इन न्यूज. कोई किसी को कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला, किसी की कोई डेथ हुई, किसी की कोई बुक आई फेमस, somebody was in news for some or the other reason. So person in news. Then there is places in news. किसी प्लेस पे कोई समिट हुई, कहीं पे वोल्केनो इरप्ट हुआ, कहीं पे कोई अवार्ड सेरेमनी हुई. प्लेसेस इन न्यूज. पोजीशंस इन न्यूज. सो जो भी न्यूज वर्दी कंटेंट है, न्यूज जिसको मैं बोलता हूं न्यूज यू कैन यूज, वो सारी हम पिन में कवर करते हैं. सो लेट्स टेक देम वन बाय वन. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो थी दैट वाज वीएस पठानिया सर. वीएस पठानिया सर कौन है? ही हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डीजी कोस्ट गार्ड. सो जो बच्चे 28 को कोस्ट गार्ड का पेपर देने जा रहे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए यार, डेफिनेटली, बिकॉज क्वेश्चन इज लाइकली टू बी आस्क्ड ऑन दिस. डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड. तो जो कोस्ट गार्ड है आपको पता है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इट इज ऑल्सो अ पैरामिलिट्री फोर्स. जो कोस्ट गार्ड है ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, बट इट इज अ पैरामिलिट्री फोर्स विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रादर देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इसके अलावा जितनी भी आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, जो सीएपीएफ है, दे आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. बट जो कोस्ट गार्ड है वो अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है. रैंकिंग कोस्ट गार्ड की एकदम सिमिलर है सीएपीएफ के. सो यू ज्वाइन एट असिस्टेंट कमांडेंट, देन यू बिकम डिप्टी कमांडेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So that the ranking with of Coast Guard is similar to CAPF's, but it is under the administrative control of Ministry of Defense. दूसरा कोस्ट गार्ड, एक प्रैक्टिकल चीज आपको जाननी चाहिए कि कोस्ट गार्ड हैज इट्स ओन कैडर. कोस्ट गार्ड का जो अपना कैडर है वही डीजी तक जाता है. तो अगर आप यंग एज में एसी बन जाते हैं, कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं, देयर आर हाई चांसेस दैट यू वुड बिकम द डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द कोस्ट गार्ड, अनलाइक इन द सीएपीएफ्स. सीएपीएफ्स में ऐसा नहीं है. अदर सीएपीएफ जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, जो यूपीएससी सीएपीएफ के पेपर से आती हैं, दैट इज सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, ऑल ऑफ दोस. ये जो है, इनके जो डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो एसी रैंक पे आते हैं, दे रीच मैक्सिमम अप टू द एडिशनल डायरेक्टर जनरल या स्पेशल डायरेक्टर जनरल रैंक. इनकी जो डीजी रैंक है दैट इज रिजर्व फॉर द आईपीएस प्रेजेंटली. So that's a difference here that you have. So जिनको करियर वाइज सोचना था, एक ये सोच सकते हैं. इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये कि वीएस पठानिया साहब कौन है? He has been appointed as the DG of Coast Guard. So this is important for the upcoming Coast Guard paper. Next है शिवांगी सिंह मैडम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, फर्स्ट फीमेल रफेल फाइटर जो एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली थी. दैट वाज शिवांगी सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह. और न्यूज में अभी दोबारा से क्यों आई? दोबारा से न्यूज में इसलिए आई, तो एयरफोर्स का टैब्लू था, उसमें शी वाज लीडिंग द ऑनर्स. ठीक है, तो शिवांगी सिंह फीमेल रफेल फाइटर, शी इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सर्जियो मातारेला. सर्जियो मातारेला, इटली में अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे एंड सर्जियो मातारेला ने, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, जो खुद से भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भी खड़े हुए, हराया. तो सर्जियो मातारेला आपको पता होना चाहिए, ही इज इटली के प्रेसिडेंट हु हैज अगेन बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो सर्जियो मातारेला इज इंपॉर्टेंट, माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सर्जियो मातारेला इटली के प्रेसिडेंट. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इटली के आप सबको पता ही है. नेक्स्ट इज टीएस तिरुमूर्ति. वैसे हम पहले इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट अगेन फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन यूनाइटेड नेशंस, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया
इन द यूनाइटेड नेशंस. सो ही इज टीएस तिरुमूर्ति साहब. न्यूज में दोबारा से क्यों है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो यूएनएससी है, चेयर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन काउंटर टेरर कमेटी जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं. ठीक है. सो ही हैज नाउ बीन मेड द चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस की जो काउंटर टेरर कमेटी है फॉर 2022. ठीक है. So this we have already discussed, but again for the sake of repetition I am telling you, टीएस तिरुमूर्ति आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज सिंधुताई सपकाल, जिनको ऐसा बोला जाता है कि ऑर्फन्स जितने भी हैं उनकी मदर की तरह उन्होंने रोल प्ले किया. मदर ऑफ द ऑर्फन चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे यतीम हो जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं रहते, उनकी एक तरीके से जगत माँ की तरह जो बिहेव करी. दैट्स व्हाई शी वाज इन न्यूज. पद्म श्री अवार्डी हैं, महाराष्ट्र को बिलोंग करती है. सो दिस इज अबाउट सिंधुताई सपकाल. निधन हुआ, दुखद समाचार. क्या चीज पता होनी चाहिए, मदर ऑफ ऑर्फन चाइल्ड्स बोली जाती है उन्हें, जिनका कोई नहीं है. उनकी सिंधुताई सपकाल थी, उनके लिए उन्होंने अनाथालय काफी ज्यादा खोले. सो महाराष्ट्र को बिलोंग करती थी. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट अबाउट इट. ठीक है. सन्मति करके उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, सन्मति बाल निकेतन. ठीक है. सो ऑर्फनेज था उनका बेसिकली. सन्मति बाल निकेतन इज वेयर चिल्ड्रन लिव. ठीक है. एसेंशियली सन्मति उनकी ऑर्गेनाइजेशन है. सो सन्मति बाल निकेतन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. बस ये पता होना चाहिए कि सिंधुताई सपकाल कौन है. शी इज नॉट अ साइंटिस्ट, शी इज अ सोशल वर्कर एंड अनाथालयों पे उन्होंने काफी ज्यादा काम किया एंड महाराष्ट्र को बिलोंग करती है. ठीक है. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज इसरो के जो नए चीफ हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यू चीफ हैं, हु इज ही इज एस सोमनाथ. सोमनाथ साहब डी सिवान के सिवान के बाद नए जो इसरो के चेयरपर्सन बने, सोमनाथ साहब. सो दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड दैट हु इज द न्यू इसरो चीफ. वेरी लाइकली दैट दिस वुड बी आस्क्ड बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो बी रेडी विद दिस. ठीक है. एस सोमनाथ, न्यू चेयरपर्सन ऑफ इसरो. ठीक है. आगे बढ़े. नेक्स्ट एक और दुखद निधन हुआ इस बार, दैट इज पंडित बिरजू महाराज. तो पंडित बिरजू महाराज आप सभी ने काफी ज्यादा न्यूज में सुने होंगे. सो ही इज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ कथक डांस. इंडिया में जो कथक डांस है विच इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उसके एक बहुत बड़े एक्सपोनेंट माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज कथक के. सो उनका निधन हुआ. सो बस आपको डांस फॉर्म पता होनी चाहिए. हिंदुस्तानी क्लासिकल जो है उससे काफी ज्यादा एसोसिएटेड है. हिंदुस्तानी कथक जो है उसके बहुत बड़े एक्सपोनेंट है, पद्म विभूषण अवार्डी है. और कथक के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, दैट इट्स वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया. दैट कथक इज सेपरेट इनटू वेरियस घरानास. अनलाइक अदर क्लासिकल डांस, इट हैज वेरियस घरानास डिपेंडिंग ऑन द रीजन. जैसे लखनऊ, जयपुर, अवध, हर एक रीजन के अपने अपने घराना है कथक के. कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. सो यूपी, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ बिहार, यू वुड फाइंड कथक. ठीक है. अवध, लखनऊ आर वन ऑफ द कल्चरल सेंटर्स ऑफ कथक. ठीक है. तो पंडित बिरजू महाराज कथक पद्म विभूषण अवार्डी, रिसेंटली उनका निधन हुआ. सो दैट्स व्हाई ही वाज इन न्यूज. नेक्स्ट इज शांति देवी. इनको लंगड़ी देवी भी के नाम से भी कई बार बोला जाता है, लंगड़ी देवी या शांति देवी. ये भी क्यों न्यूज में थी, बिकॉज इनका भी निधन हुआ. बेसिकली इन्होंने क्या किया था, जो ट्राइबल लड़कियां होती हैं उनकी एजुकेशन को लेके काफी ज्यादा काम किया. शी वॉज एसोसिएटेड विद द भूदान मूवमेंट. एक आपको पता हो अर्ली 1960s 70s के आसपास एक भूदान मूवमेंट चला था. हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. आचार्य विनोबा भावे जो थे हमारे यहाँ इंडिया में, उनकी अध्यक्षता में. सो आचार्य विनोबा भावे की ही डिसाइपल हैं और जो भूदान मूवमेंट से भी रिलेटेड है. भूदान मूवमेंट में क्या होता है, बेसिकली जो लार्ज लैंडलॉर्ड्स थे उनसे बोला गया था कि आप अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दान करें, रादर देन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन. से अच्छा है कि लोग स्वेच्छा से अपनी जो ज्यादा भूमि है उसका कुछ हिस्सा दान दें, ताकि जो भूमिहीन किसान है उनको थोड़ी भूमि मिल सके और फिर वो एग्रीकल्चर कर सकें. तो दैट वाज एसेंशियली भूदान मूवमेंट. शांति देवी उससे भी एसोसिएटेड थी और विनोबा भावे की डिसाइपल रह चुकी है. लंगड़ी देवी उनको बोला जाता है. उन्होंने ट्राइबल जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए
काफी ज्यादा काम किया है ट्राइबल गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, और इसके लिए उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सेवा समाज आश्रम, वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रही है। तो इनका भी निधन हुआ। ट्राइबल गर्ल्स ओडिशा की, स्पेसिफिकली ओडिशा को ही ये खुद भी बिलोंग करती हैं, तो ओडिशा की ट्राइबल गर्ल्स के लिए काफी किया। और सेवा समाज आश्रम करके इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस बारे में काम करती थी। सो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए शांति देवी लंगड़ी देवी के नाम से मशहूर है, और ओडिशा की ट्राइबल गर्ल्स के लिए उन्होंने वेलफेयर पे के लिए काम किया। ठीक है, सिंस इट वाज इन न्यूज दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज कई बार पूछ लिया जाता है दैट शी इज एसोसिएटेड विद व्हाट। तो शी इज नॉट अ क्रिकेट प्लेयर, शी इज नॉट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, शी इज अ सोशल वर्कर हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल गर्ल्स ऑफ ओडिशा, उनको एजुकेशन दिलाने के लिए। थिच नाथ हैन, थिच नाहत हैन, ये आपको साउथ ईस्ट एशिया जैसा ही नाम लग रहा है, सो दैट्स करेक्ट। बेसिकली ये बुद्धिस्ट मंक थे। तो आप में से जो बच्चे माइंडफुलनेस के बारे में जानते हैं, एक तरीके की मेडिटेशन जो पॉपुलराइज है आज के टाइम में, काफी ज्यादा एप्स भी बन रही है। तो ये जो माइंडफुलनेस को वेस्ट की तरफ, जैसे बाबा रामदेव योगा को वेस्ट की तरफ को काफी ज्यादा पुश मारा, उन्होंने इंडिया में पॉपुलराइज किया, ऐसी माइंडफुलनेस को वेस्ट यूरोप अमेरिका तक ले जाने का काम थिन चाट हैन ने किया था, और रिसेंटली इनका भी निधन हुआ है। ठीक है, सो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज पोलर प्रीत। ये पोलर प्रीत इनका असली नाम नहीं है, बेसिकली ये ब्रिटिश आर्मी जो है उसमें कैप्टन है, और ही हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर, यानी नॉन व्हाइट पर्सन जो साउथ पोल तक गए हैं। सो दैट्स व्हाई ही वाज इन न्यूज। पॉपुलरली इनको पोलर प्रीत बोला जाता है, बिकॉज पोल्स तक गए, सदर्न पोल तक गए, और फर्स्ट फीमेल है जो नॉन व्हाइट है हु हैज गॉन टू दिस साउथ पोल। ठीक है, वैसे इनका नाम हरप्रीत है, कैप्टन हरप्रीत, कैप्टन हरप्रीत, लेकिन उनको पोलर प्रीत बोला जाता है बिकॉज पोल्स पे गई। कौन से पोल पे गई हैं? साउथ पोल पे गई हैं रिसेंटली, और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर है, यानी फर्स्ट नॉन व्हाइट फीमेल है। ठीक है, सो एग्जाम में ऐसा आ सकता है कैप्टन हरप्रीत चांडी उनका नाम है। सो फर्स्ट फीमेल है वो जो साउथ पोल पे गई है। इंडियन है क्या? नहीं, वो ब्रिटिश आर्मी की सोल्जर है, क्या ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन है। ठीक है, सो बस इतना पता होना चाहिए दैट हु इज हरप्रीत चांदी, व्हाई शी वाज इन न्यूज, व्हाट इज हर क्लेम टू फेम। तो ऐसे टर्म्स जो होते हैं ना, इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनका क्लेम टू फेम क्या है, व्हाट इज देयर क्लेम टू फेम। तो क्लेम टू फेम इनका यह है कि साउथ पोल पे जाने वाली है फर्स्ट पर्सन, फीमेल पर्सन ऑफ कलर जो साउथ पोल पे गई वो है। ठीक है, सो दैट्स पोलर प्रीत फॉर यू, कैप्टन हरप्रीत चांडी। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022। सो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट होती है, इस बार भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हुई। राहुल ये सारा ही है, ठीक है, बिल्कुल मनीष सही बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थिन नाथ, ये यशस्वी, बस आप इतना याद करो, ये जो आपको नाम दिख रहा है थीच नाथ हैन, ये किससे एसोसिएटेड है? माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? एक तरीके की मेडिटेशन का टेक्निक है। इसमें क्या होता है, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज एंड थिंक व्हाट थॉट्स आर कमिंग टू योर माइंड एंड ऑब्जर्व देम नॉन चैलेंटली, सो दैट्स माइंडफुलनेस। तो इस तरीके की एक मेडिटेशन, ध्यान की एक टेक्निक है। सो उसको पॉपुलराइज करने के लिए थिन चैट नैन ने, एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जो बुद्धिस्ट भिक्षु हैं, उन्होंने माइंडफुलनेस मेडिटेटिव टेक्निक को पॉपुलराइज किया यूरोप अमेरिका, उसके लिए ही वाज इन न्यूज। रिसेंटली ही डाइड, सो दैट्स व्हाई ही वाज इन न्यूज। ठीक है, ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। क्या वीडियो अभी आ रही है? वेद, इज द वीडियो कमिंग? वेद, पारुल, खुशी, आई गेस यार मेरे एंड से तो वीडियो ऑन है, सो जस्ट लाइक किसी किसी के एंड पे इशू आ रहा है, या इज इट द इशू बीइंग फेस्ड बाय एवरीवन? ओके ओके, ठीक है,
अब आ रहा है फेस? इज द फेस नाउ विजिबल? ओके, ठीक है, आई होप आप नाउ इट इज विजिबल. सो वी आर टॉकिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इटसेल्फ. हर साल इसकी समिट होती है. कहां पे? स्विट्जरलैंड का जो डावोस शहर है वहां पे. इंडिया पार्टिसिपेट करता है, दुनिया के सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, और उनके लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे गिव देयर ओपिनियन. सो हमारे यहाँ से भी पार्टिसिपेशन हुआ. मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार की थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर एंड रिस्टोरिंग ट्रस्ट. सो व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिस ईयर? थीम वाज वर्किंग टुगेदर, यानी साथ मिलके काम करना है, एंड रिस्टोरिंग ट्रस्ट. सो याद करो, मैंने आपको एक क्लास पहले जब मैं आपको कुछ गवर्नेंस से इश्यू रिलेटेड इश्यूज पढ़ाया था, मैंने बोला था प्राइम मिनिस्टर जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बार कुछ एक प्रो पीपल प्लैनेट मूवमेंट की बात की थी. 3P मूवमेंट की बात की थी, प्रो पीपल प्लैनेट. सो दैट ऑल्सो वॉज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट ओनली. ठीक है, सो वो क्या था वो आई होप सबको याद हो. वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट वॉज द थीम ऑफ दिस ईयर्स मीटिंग. और ये कहां पे होती है हमने देख लिया, इट हैपेंड इन डावोस स्विट्जरलैंड. ठीक है, नेक्स्ट इज एक प्लेस जो न्यूज में थी, दैट वाज त्रिकुटा हिल्स. ये त्रिकुटा हिल्स कहां पे लोकेटेड है? वेयर आर दिस त्रिकुटा हिल्स लोकेटेड? सो आपको पता होगा माता वैष्णो देवी का जो दरबार लगता है कटरा जम्मू में, वहां पे जो हिल है जहां पे केव का मेन श्राइन है, उस हिल को क्या बोलते हैं? त्रिकुटा हिल्स. सो रिसेंटली न्यूज इसमें था क्योंकि वहां पे भगदड़ बनी और काफी सारे भक्तों का वहां पे इंजरी हुई. सो दैट्स वाज व्हाई त्रिकुटा हिल्स वाज इन न्यूज. तो आपको पता होना चाहिए वेयर इट इज लोकेटेड. इट इज लोकेटेड इन कटरा जम्मू. और माता वैष्णो देवी का जो दरबार है वो त्रिकुटा हिल्स में ही है. द टेम्पल इज इन द त्रिकुटा हिल्स केव श्राइन. तो त्रिकुटा हिल्स कहां लोकेटेड है? क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड ऑन द मैपिंग पार्ट. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज वाटर मेट्रो. देखो अभी तक आपने रेल मेट्रो ये सब सुना होगा. वाटर मेट्रो क्या है कि सपोज एक जगह ये है, एक जगह ये है. अब इस जगह से आपको इस जगह जाना है तो पानी के ऊपर ही एक स्टीम बोट चले और यहां से भी एक स्टीम बोट चले, तो वाटर मेट्रो. तो दिस वाटर मेट्रो, पहली इंडिया की वाटर मेट्रो कहां पे स्टार्ट हो रही है? इट इज बीइंग स्टार्टेड इन कोची केरला. ठीक है, सो इंडिया की पहली वाटर मेट्रो, इट इज बीइंग स्टार्टेड इन विच प्लेस? इट इज बीइंग स्टार्टेड एट कोची केरला. सो ओनली दिस मच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब कितनी बोट्स चल रही हैं, कितनी वो चल रही हैं, कितना टिकट है, नॉट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, जिनको स्टैटिक जीके में दिक्कत आ रही है बेटा, कैप्टन तिरंगा की क्लासेस कर लेना, सारे सब्जेक्ट्स के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एंड इट इज ऑल्सो फॉर फ्री. नेक्स्ट है आदि बद्री. अब मुझे बताओ ये आदि बद्री नाम से जगह कहां लग रही है? वेयर इज दिस आदि बद्री प्लेस लोकेटेड? अब आप में से काफी सारे बच्चे सोचेंगे सर बद्रीनाथ तो उत्तराखंड में है, तो आदि बद्री भी उत्तराखंड में होगा. आंसर इज नो. आदि बद्री एसेंशियली एक मिथिकल रिवर के बारे में आपने सुना होगा जिसको सरस्वती नदी बोला जाता है. सो ऐसा बोला जाता है जो वो वेदों में सरस्वती रिवर मेंशन्ड है, वो सरस्वती रिवर इस आदि बद्री से ही निकलती है. और ये आदि बद्री कहाँ है? अगर आपको हरियाणा में यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये निकलती है. आदि बद्री जगह वहां पे है. ठीक है, तो आप एक हरियाणा और हिमाचल ने डिसाइड करा है मिलके कि आदि बद्री में हम एक डैम बनाएंगे ताकि वी कैन रेजुवेनेट, ये जो मिथिकल सरस्वती रिवर थी जो अब बंद हो चुकी है, उसको एक बार रिवाइव किया जाए. ठीक है, बिकॉज ये हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पे माना जाता था कि ये आदि बद्री है. सो अभी जो ये डैम बन रहा है, आदि बद्री डैम बनाया जा रहा है, ये कहां पे बनाया जा रहा है? इट इज मेड इन हरियाणा. हिमाचल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हरियाणा के यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बनाया जा रहा है आदि बद्री. एंड क्यों इंपॉर्टेंट है आदि बद्री? बिकॉज ये सरस्वती रिवर जो हमारे वेदों में मेंशन्ड है, उसका ओरिजिन, उद्गम क्षेत्र माना जाता है आदि बद्री में. तो याद रखना है कि आदि बद्री उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है, ये हरियाणा के यमुनानगर पे लोकेटेड है, नियर टू द हिमाचल बॉर्डर. और यहाँ से सरस्वती रिवर का उद्गम माना जाता है और यहाँ पे डैम बनाया जा रहा है ताकि इसको रिवाइव किया जा सके. नेक्स्ट इज ग्राफीन. ग्राफीन क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एलोट्रोप? एलोट्रोप क्या होता है? एंड व्हाट आर सम ऑफ द फेमस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन?
जैसे एक आपने सुना होगा C60 बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। सो ऐसे ही ग्राफीन भी क्या है, ग्राफीन इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्राफीन इज हेक्सागोनल, बेंजीन की रिंग होती है उस शेप का ग्राफीन है। इट इज अ वेरी थिन लेयर्ड कार्बन का एलोट्रोप। और ग्राफीन की क्या खासियत है, इट इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिकॉज इट इज जस्ट अ सिंगल लेयर लैटाइस, ठीक है, 1 एटम थिक लैटाइस होता है इसका, और काफी स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ वंडरस थिंग्स, सो दैट्स व्हाई इट इज इन यूज। जैसे आप देखोगे कई सारे जो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल अप्लायंसेस बन रहे हैं, उनमें दे आर ट्राइंग टू फाइंड वेरियस यूजेस ऑफ ग्राफीन। तो वंडर मेटल ऑफ द फ्यूचर, वंडर मटेरियल ऑफ द फ्यूचर बोलते हैं इसे, बिकॉज इसकी काफी सारी एप्लीकेशन है। सो ग्राफीन का इंडिया में फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहां पे खोला गया है, इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन पे इनोवेशन करने के लिए जो एक डेडिकेटेड सेंटर खोला गया, वो कहां खोला गया, इट हैज बीन ओपनड एट केरला, ठीक है। नहीं, ग्रेफाइट अलग है बेटा। Yes, diamond, graphite, fullerenes, all of these are examples of the allotropes, ठीक है। Yes, सेम एलिमेंट है, उसका जो जियोस्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सो उनका जो जियोस्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। बिल्कुल, ग्राफीन के बहुत सारे यूजेस आ रहे हैं आज के टाइम में, सो नॉट जस्ट वन, ग्राफीन हैज अ लॉट ऑफ यूजेस दिस टाइम, ठीक है। सो दैट्स देयर। नेक्स्ट इज पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल तो आप सबको पता ही है, ट्विटर के जो नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं आफ्टर जैक डोर्सी। ट्विटर के नए सीईओ, इंडियन ओरिजिन, आईआईटी ग्रेड पराग अग्रवाल। सो ट्विटर के नए सीईओ जस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब उनका बायोडाटा नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखो, विनोद दुआ एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका निधन हुआ, बट अनलाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बिकॉज काफी ज्यादा एंटी गवर्नमेंट थे। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस इज अ यूपीएससी एग्जाम एंड दे आर रिक्रूटिंग यू फॉर गवर्नमेंट सर्विस। सो द ट्रेंड दैट यू कैन नोटिस इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स इज एंटी गवर्नमेंट जो भी पर्सन इन न्यूज है, एंटी गवर्नमेंट जो न्यूज है उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं इन द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे अगर कोई इंडेक्स में इंडिया को लास्ट रैंकिंग मिली है, हंगर इंडेक्स में लास्ट आया है इंडिया सपोज, तो उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज दे डू नॉट वांट सच क्वेश्चंस दैट रिफ्लेक्ट इंडिया इन द नेगेटिव लाइट। सो ऐसी एंटी गवर्नमेंट या ऐसे जो होते हैं जो दे डू नॉट प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट इन अ गुड लाइट, यूजुअली सच क्वेश्चंस आर अवॉर्डेड। विनोद दुआ वाज अ जर्नलिस्ट, वेरी famous journalist, NDTV, then Wire and whatnot. So, but unlikely to be asked in the exam because of the reasoning that I gave you, that not one of the pro-governance government person, ठीक है, in the present time. So that's why unlikely to be asked. Next is Mi-17V5. This is a chopper series. हेलीकॉप्टर्स हैं, इंडिया ने कहां से प्रोक्योर किए थे, दे हैव बीन बॉट फ्रॉम रशिया। बस इतना ही पता होना चाहिए। न्यूज में क्यों थे, बिकॉज ऑफ द ट्रैजिक एक्सीडेंट दैट लेड टू द डिमाइस ऑफ आवर लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ along with his entire entourage. So ट्रैजिक वो जो एयर क्रैश हुआ था जिसमें हमारे जनरल बिपिन रावत एंड ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द फोर्सेस आल्सो लॉस्ट देयर लाइफ। सो वो जो चॉपर था दैट वाज Mi-17V5. सो Mi-17V5 इज अ चॉपर दैट इंडिया हैज प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया। उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो हुई उस पे अगर आपको डिटेल वो देखना है, सो एक पुराने जो प्रचंड थी उसमें हमने जो उसमें बताया था कि इसकी जो रिसर्च टीम है जो इसको स्टडी करेगी, लैब्स क्या हुआ उसको स्टडी करने के लिए एक सेपरेट टीम बनाई गई थी दैट वुड स्टडी। सो उसमें भी यही निकल के आया दैट वाज एन एक्सीडेंट, वेदर एंड ऑल दोस थिंग्स की वजह से। सो Mi-17V5 इतना ही इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना, देखता हूं कितनों ने पुरानी प्रचंड देखी थी। वो किसकी अध्यक्षता में, हु प्रिसाइडेड ओवर द इन्वेस्टिगेशन कमिटी who looked into this chopper crash, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे इसका आंसर। नेक्स्ट इज एलन मस्क। तो एलन मस्क आप सबको पता है टेस्ला के मैवरिक सीईओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आउटर स्पेस जर्नी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स।
रिसेंटली न्यूज में क्यों है, बिकॉज टाइम्स की जो पर्सन ऑफ द ईयर होता है 2022, तो टाइम्स ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको घोषित करा है. सो एलन मस्क हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर 2022. सो दैट्स व्हाई ही वाज इन न्यूज. सो बस इतना ही पता होना चाहिए. एनीथिंग एल्स कि वो क्या चीज खा के कैमरे के सामने आते हैं, धुआं कैसे हो जाता है उनके आने पे, ऑल ऑफ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है आपके स्क्रीन पे वो है डेस्मोंड टूटू. डेस्मोंड टूटू कौन थे? देखो, जैसे गांधी जी ने एक नॉन वायलेंस को इंडिया में एक नए तरीके से परिभाषित किया, उसको एक प्रमोट किया, वैसा ही कुछ कुछ काम साउथ अफ्रीका के रीजन में डेस्मोंड टूटू ने किया था. सो डेस्मोंड टूटू एक रिलीजियस आदमी थे, चर्च से एफिलिएटेड थे. साउथ अफ्रीका जो है वहां पे नॉन वायलेंस को बढ़ावा देके कैसे सिविल राइट्स की बात, कैसे जो एक बहुत बड़ा खाई डेवलप हो चुकी है बिटवीन द वाइट्स एंड ऑप्रेस्ड क्लास, अपार्थाइड का जो विरोध है उसको कैसे एक मैनेज किया जाए, कैसे लोगों के अंदर मन में जो एक हेट्रेड दूसरी कम्युनिटी के प्रति पैदा हो चुकी है, उस हेट्रेड को कैसे कम किया जाए, इन सब चीजों पे जिन्होंने काम किया वो थे हमारे डेस्मोंड टूटू साहब. सो दैट्स व्हाई ही, उनका भी अभी सैडली निधन हुआ. सो दैट्स व्हाई ही वाज इन न्यूज. सो बस इतना पता होना चाहिए दैट हु वाज डेस्मोंड टूटू. तो ही वाज साउथ, कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? साउथ अफ्रीका को बिलोंग करते थे, और चर्च रिलीजियस थे, रिलीजियस उसके थे. और बेसिकली क्या थे, इन्होंने एक पीसफुल तरीके से जो व्हाइट माइनॉरिटीज थी, जो ऑपरेशन अपार्थाइड करती थी साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के खिलाफ, उनको एक नॉन वायलेंट तरीके से अपोज किया. सो दैट्स व्हाई डेस्मोंड टूटू वाज इन न्यूज. एक बहुत ही बड़े संत, सेंट भी बोला जाता है उन्हें, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ फाइट करने वाले. जैसे जो काम नेल्सन मंडेला ने किया, यू कैन कंपेयर इट विद दैट. ठीक है, तो डेस्मोंड टूटू, उनकी भी डेथ हुई. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस. सो वर्ल्ड पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस, बस इतना याद रखना है कि इस बार कहां पे हुई. वेयर डिड दिस वर्ल्ड पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस हैपेंड? तो इट हैपेंड इन यूएसए में. यूएसए का जो टेक्सास है वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई. एंड व्हाट वाज, होता क्या है इसमें, बेसिकली जितनी भी पेट्रोलियम जनरेटिंग कंट्रीज हैं, हर 3-3 साल में ये कॉन्फ्रेंस होती है. तो इट डजंट हैपन रेगुलरली, इट हैपेंस एवरी 3 years. हर 3 साल में होती है. और वर्ल्ड पेट्रोलियम और काउंसिल जो है लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड पेट्रोलियम काउंसिल. सो वो इसको ऑर्गेनाइज कराता है, लंदन बेस्ड. और इस बार इट हैपेंड एट टेक्सास, यूएसए. बस इतना पता होना चाहिए वर्ल्ड पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस कहां हुई, क्योंकि ये हर 3 साल में होती है. दैट्स व्हाई इट इज अ रेयर ओकेजन. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज आईमैक. आईमैक अगेन इज इंपॉर्टेंट. इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन सेंटर. आईमैक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मीडिएशन. मीडिएशन मतलब अगर दो पार्टियों के बीच में कोई विवाद है और वो नहीं चाहते कि हम कोर्ट में जाएं, तो वो किसी एक थर्ड पर्सन को बुला के बोल सकते हैं, आप समझदार इंसान लगते हो, आप ये डिसाइड करो कि इस मामले का क्या समाधान होना चाहिए, और जो भी आप डिसीजन दोगे हम उससे एग्री करेंगे. सो दैट्स मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन. ठीक है, तो इंटरनेशनल मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन सेंटर जो इंडिया में पहला खुला है, वो कहां खुला है? इट हैज ओपन इन हैदराबाद. अभी तक क्या था, इंडिया को अपने, ये जनरली क्या होता है, जैसे सपोज टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है, वोडाफोन और इंडियन इनकम टैक्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो खूब ज्यादा टाइम पैसा लगेगा. तो इससे बढ़िया आप किसी मीडिएशन सेंटर पे जाओ जहां दोनों पार्टी बैठे हैं, चर्चा करें, एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन हो जिसको दोनों एग्री कर रहे हैं, और फिर सस्ते में एक बीच बचाव करके मिडल पाथ निकल आए. ये काम करते हैं मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन सेंटर. तो इंडिया का ऐसा इंटरनेशनल मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन सेंटर, यानी ग्लोबल कोई डिस्प्यूट भी है उसको सॉल्व करने के लिए भी मीडिएशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने अपना पहला आईमैक कहां खोला है? इट हैज बीन ओपनड इन हैदराबाद. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज, देखो कई सारी रोड्स लोगों के नाम पे रीनेम हो रही है. तो पहली रोड जो मोदी जी के नाम पे बनी है, ये कहां पे बनी है? ये सिक्किम में बनी है. सो इसका नाम ही नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है, सिक्किम में रखा गया है. बेसिकली सिक्किम में जो नाथुला पास तक का रास्ता है, नाथुला पास तक का रास्ता जो है उसको, नाथुला बॉर्डर पास जो गंगटोक के पास है,
वहां तक का रास्ता जो है उसको नरेंद्र मोदी मार्ग का नाम दिया गया। ठीक है, सो एक लेक है वहां, सोंगमो लेक। सोंगमो लेक सिक्किम में जो है, वहां से लेके नाथुला पास गैंगटोक के पास तक की जो रोड, उसको जो नाम दिया गया उसको नाम नरेंद्र मोदी मार्ग दिया गया। ठीक है, सो दिस शुड बी देयर। ठीक है, यस, बिल्कुल सही। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज द पर्सन हु वॉज द अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कमिटी टू लुक इनटू द चॉपर क्रैश ऑफ सीडीएस विपिन रावत सर। ठीक है, सो मानवेंद्र सिंह एयर मार्शल करेक्ट आंसर। ठीक है, मानवेंद्र सिंह एयर क्रैश रिपोर्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, सो दैट्स नरेंद्र मोदी मार्ग हो गया। नेक्स्ट इज हैदरपुर वेटलैंड। सो सबसे पहले बताओ ये हैदरपुर लोकेटेड कहां है? जम्मू कश्मीर में नहीं है बेटा, इट इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। न्यूज में क्यों है? बिकॉज इट हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द रामसार लिस्ट। रामसार में इंडिया की जो 47th साइट एज रामसार इंपॉर्टेंट वेटलैंड में जो इंक्लूड हुई है, दैट्स दिस वेटलैंड। और इसके बारे में और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए? हैदरपुर ये एक नेशनल पार्क का भी पार्ट है। कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है? ये जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका पार्ट है। ठीक है, तो यूपी में जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका पार्ट है। बेसिकली जो गंगा का फ्लड प्लेन्स है ना, उसके आसपास ये हैदरपुर वेटलैंड लोकेटेड है। और ये बिजनौर के आसपास का जो एरिया है गंगा का, वहां पे ये लोकेटेड है हैदरपुर वेटलैंड। तो बस इतना पता होना चाहिए कहां पे रामसार लिस्ट में इंक्लूडेड किया गया है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। एंड हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। इंडिया में और भी रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में काफी सारे वेटलैंड्स इंक्लूड हुए हैं। तो आप में से जो बच्चा कमेंट करके सबसे पहले बताएगा कि रिसेंट लास्ट 2021 में और 2022 में कौन से इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हुए हैं, कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, हैदरपुर इज द लेटेस्ट वन। इससे पहले भी आप देखोगे तो उत्तराखंड में भी एक ताल थी जो इंक्लूड की गई और उसपे सीडीएस में आई गेस क्वेश्चन आया था। अगेन दैट वाज बिकॉज ऑफ इशू। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस वेटलैंड टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। एक चीज यहाँ पे डे भी, कई बार डे का भी पूछ लिया जाता है। तो 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब क्या है? वेटलैंड बेसिकली ऐसा एरिया जिसमें दलदली किस्म का आप समझ सकते हो, जहां पे कुछ टाइम साल के पानी रहता है, कुछ टाइम नहीं रहता है, या पानी रहता है तो अप टू सम हाइट रहता है। सो दैट इज एसेंशियली वेटलैंड। अगर वेटलैंड इमेजिन करना है तो आप कोई धान का खेत, राइस का खेत इमेजिन करो, दैट कैन बी कंपेयर टू अ वेटलैंड सिचुएशन। ठीक है, सो 2 फरवरी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज इस दिन वो रामसार कन्वेंशन साइन की गई थी। रामसार इज एसेंशियली ईरान में एक लेक का नाम है, ईरान में एक लेक है उसका नाम है। तो वहां पे ये कन्वेंशन साइन की गई थी। दैट्स व्हाई दिस लिस्ट इज कॉल्ड एज रामसार कन्वेंशन और रामसार लिस्ट। ठीक है, सो दैट्स रामसार लिस्ट में हैदरपुर वेटलैंड को इंक्लूड किया गया, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको, इसके आसपास के रीजन को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। सो एग्जाम में आ सकता है कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां लोकेटेड है। वैसे तो 500 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो क्या सारी पढ़ के जानी है? आंसर इज नो। वो जो काफी फेमस है वो, या दूसरी जो न्यूज में है। तो अस्कोट इतनी फेमस तो नहीं थी, बट सिंस इट वाज ए न्यूज तो पता होना चाहिए। सो वेयर इज द अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, पिथौरागढ़ के पास। एंड उसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, ताकि वहां पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ज्यादा दिक्कत ना करें। ठीक है, बिल्कुल मनीष। ठीक है, नाइटफॉल के एपिसोड अभी आएंगे अभिनव, डोंट वरी। पहले हम एक बार तिरंगा और प्रचंड को आगे बढ़ा लें, देन नाइटफॉल वुड स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल सही सृष्टि। सो सम ऑफ द न्यू रामसर साइट्स आर लाइक बाखिरा इन उत्तर प्रदेश, खिजियाडिया इन गुजरात। सो दीज आर सम ऑफ द न्यू रामसर साइट्स जो इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, ईएसजेड क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन मतलब कि इस जगह पे आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ही रेगुलेटेड तरीके कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेगुलेटेड टूरिज्म करेंगे। कोई भी अनप्लैंड और
अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल एक्टिविटी ना हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो एनवायरमेंट को हार्म करे। तो किसी एरिया को अगर ESZ आप डिक्लेयर कर देते हैं, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हैं, तो वहां पे आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को काफी हैवीली रेगुलेट कर देते हैं, टूरिज्म को काफी हैवीली रेगुलेट कर देते हैं, ताकि वहां पे एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो सके। सो जोन घोषित कर दिया गया है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। यस, जो 2 रामसार एक्स्ट्रा और आप लोगों ने बताई, बिल्कुल सही। खिजीडिया इन गुजरात एंड बाखिरा इन यूपी। तो जस्ट लोकेशन पूछ सकता है वो, कौन सी रामसार रिसेंटली ऐड हुई है, कहां पे लोकेटेड है, सो दैट्स देयर। हरियाणा में भी इकलौती जो साइट रामसार में इंक्लूड की गई थी, दैट आल्सो हैपेंड इन 2021, उसका भी पता होना चाहिए, बट वो स्टैटिक का पार्ट हो चुका है, सो नॉट टेलिंग यू दैट नाउ। सहाय स्कीम, सहाय स्कीम वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम पे ज्यादातर सवाल आते नहीं, बट सिंस इट वाज अ लॉट इन न्यूज, इसलिए थोड़ा पता होना चाहिए। सो झारखंड की सरकार की एक स्कीम है सहाय स्कीम। इसमें बेसिकली क्या है, स्पोर्ट्स के थ्रू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में, LWE डोमिनेटेड एरिया में कैसे यूथ्स को एक ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी लाइफ जीने की दी जाए, ताकि वो नक्सलियों के गुटों में जाके शामिल ना हो, स्पोर्ट्स के थ्रू अपना इंप्रूवमेंट करें। उसके लिए झारखंड में ये सहाय स्कीम लॉन्च की गई है, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ। यानी स्पोर्ट्स के थ्रू जो युवा है, उनकी जो एस्पिरेशन है वो उनको रियलाइज कर सके, बडिंग स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफाई किए जा सके उन एरिया में, और फिर उनको अच्छी ट्रेनिंग देके ग्रो करवाया जा सके, ताकि वो माओइज्म में ना चले जाएं। उसके लिए सहाय स्कीम लॉन्च की गई है। स्पोर्ट्स के थ्रू माओइज्म को खत्म करने का जो तरीका है, वो सहाय स्कीम इंप्लीमेंट करी है झारखंड। ये कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यूज जो अभी होंगे CAPF के, SSB के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर पूछ लिया जाए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कैसे फाइट किया जा सकता है, तो वन ऑफ द आंसर इज कि आप सर यूथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा देयर इज दिस हार्ड बर्न, तो उन यूथ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, और उसके लिए उन्हें ऐसे एवेन्यूज दिए जाए जहां पे वो अपने स्किल्स को, एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सके। सो वन ऑफ द एग्जांपल्स कुड बी द सहाय स्कीम, जहां पे यूथ की एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दिया जा रहा है, पॉजिटिवली चैनलाइज करके स्पोर्ट्स की तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है। सो दैट्स द सहाय स्कीम फॉर यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अहरबाल वाटरफॉल। तो अहरबाल वाटरफॉल इज कॉल्ड एज द नियाग्रा वाटरफॉल्स ऑफ कश्मीर। नियाग्रा वाटरफॉल वैसे कहां लोकेटेड है आपको पता होगा, इट इज कॉल्ड एज नियाग्रा वाटरफॉल, और नियाग्रा ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। इट इज तो कश्मीर में लोकेटेड है, जैसा नाम से क्लियर हो गया, अहरबाल कश्मीर में लोकेटेड। और क्या हुआ रिसेंटली न्यूज में, क्यों था, बिकॉज पहली बार फर्स्ट एवर अहरबाल फेस्टिवल कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, टू प्रमोट कश्मीर का टूरिज्म, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है, फर्स्ट अहरबाल फेस्टिवल, अहरबाल वाटरफॉल फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज किया गया, सो आंसर वुड बी इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कश्मीर, ठीक है। सो ऑप्शन में दे दे मेघालय और अलग अलग, सो नहीं, कश्मीर का जो कुलगाम वाला एरिया है वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कश्मीर भी याद रह जाए बहुत है, कुलगाम उतना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट अहरबाल वाटरफॉल फेस्टिवल कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया। अहरबाल वाटरफॉल को नियाग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, नियाग्रा ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। नियाग्रा एक फेमस वाटरफॉल है जो आपको देखने को मिलता है USA और कनाडा के बॉर्डर पर, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज NCLT, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। तो देयर इज दिस कंपनीज लॉ और कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, और कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंदर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया, बिकॉज काफी सारे केस कंपनीज एक्ट से लेके कोर्ट में पहुंच रहे थे, एंड फिर कोर्ट्स को ऐसा लग रहा था कि हम और चीजों को इक्वली टाइम नहीं दे पाएंगे, सो दैट्स व्हाई दे फॉर्म दिस कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल NCLT। और NCLT के जो नए चेयरपर्सन है जस्टिस R सुधाकर, तो जस्टिस R सुधाकर को इसका नया चेयरपर्सन ऑफ NCLT बना दिया गया है। ये भी अनलाइकली टू बी आस्क्ड है, बट सिंस आपको प्रेशर बनाने वाले लोग ये पढ़ाएंगे तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ऑल्दो वेरी लो चांसेस, बिकॉज ऐसे हर एक बॉडी के अपने ट्रिब्यूनल है, हर एक के अपने एपिलेट ट्रिब्यूनल है, तो इतना कहां याद रखोगे, बट सिंस वो लोग दिखाएंगे तो इसलिए मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन तारक सिन्हा, ये तारक मेहता से अलग है। तारक सिन्हा बेसिकली कौन से स्पोर्ट से जुड़े हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। सो ही इज रिलेटेड विथ क्रिकेट। ये बेसिकली क्रिकेट के कोच थे, रणजी टीमों को कोच किया, काफी विनर विनर दिलवाए, बट जस्ट पर्सन एंड इट्स इवेंट। तारक सिन्हा एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, रिसेंटली डाइड। सो दुखद समाचार, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट कि देखूं कितने लोगों ने बेसिक बेसिक पढ़ा है। आरवी पटानिया आज हमने देखे, ही इज द डीजी ऑफ कोस्ट गार्ड। अब आप मुझे बताओ, इंडियन एयरफोर्स के चौधरी साहब जो एयर चीफ मार्शल बने, क्या कौन बने हैं? आर्मी का हेड कौन है इस समय, एंड इंडियन नेवी का हेड कौन है? सो होमवर्क क्वेश्चन है, सबको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। तो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल बहुत ही जल्दी बदले गए। अभी तक जिनको बनाया गया था उनको एकाएक सरकार ने बीच टर्म में हटाया। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ नॉइज एंड ह्यू एंड क्राई वाज देयर कि एकदम से आप बीच में कैसे किसी को रिप्लेस कर सकते हो। बट even after that the government did not budge and appointed the person whom they wanted to appoint. So किनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, ठीक है। यस, इट इज पीसी मोदी, बिल्कुल सही। पीसी मोदी जी को अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। सेक्रेटरी जनरल का काम क्या होता है? एसेंशियली स्पीकर ऑफ लोकसभा और वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है, उनको दोनों हाउसेस के जो अपने अपने सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं वो एड एंड एडवाइस करते हैं। एसेंशियली सेक्रेटरी जनरल उस पर्टिकुलर हाउस का हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफिसर होता है जो परमानेंट उसका एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। सो पीसी मोदी साहब को अपॉइंट किया गया, ठीक है। यस, सो एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, आर्मी के जनरल एमएम नरावने, एंड इंडियन नेवी के एडमिरल हरि कुमार, बिल्कुल सही, ठीक है। सो ये तीनों पता होने चाहिए। बहुत ही अगर एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछना होगा ना तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। सो पीसी मोदी देख लिया। आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी, सो सौरभ गांगुली को इस आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बस इतना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हु हैज बीन मेड एज आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष? इट इज सौरभ गांगुली। ओके, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज G20 समिट। G20 समिट हमने पहले भी कल भी डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था G20 ट्रॉइका है। मैंने आपको G20 समिट जो इस बार की है इंडोनेशिया, उसकी अध्यक्षता करेगा 2022 वाली, वो बताया था, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट वी हैव स्टडीड। अब ये बस एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए, 2021 की जो समिट हुई थी, 2022 की तो अभी दिसंबर में होगी। 2021 की जो समिट हुई थी, जो सबसे लेटेस्ट G20 की समिट है 2021 की। 2022 हमने देखी थी इंडोनेशिया होस्ट करेगा, और हमने देखा था 2023 इंडिया होस्ट करेगा। और हमने बोला था इन तीनों देशों का 2021, 2022, 2023 तीनों का जो एक कोलैबोरेटिव वो बनता है उसको बोलते हैं G20 ट्रॉइका, तीनों की प्रेसिडेंटशिप का। सो 2021 की समिट जो हो गई है ऑलरेडी, वो कहां हुई थी? इट हैपेंड इन रोम। इटली वाज इट्स प्रेसिडेंट। तो रोम डिक्लेरेशन के थ्रू G20 समिट 2021 की हैपेंड, एंड रोम में उसका एक डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। सो G20 समिट 2021 की कहां हुई? रोम, इटली में हुई। 2022 वाली कहां होगी? इंडोनेशिया में होगी, और 23 वाली इंडिया में होगी, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। G20 इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नेक्स्ट इज कोकून। कोकून 2021। सो उसका टेक्स्ट ऐसा ही है, सी स्मॉल कैपिटल ओ, सी स्मॉल कैपिटल ओ एंड 2021। तो बेसिकली क्या है ये एक एनुअल साइबर सिक्योरिटी को लेके कॉन्फ्रेंस है। एनुअल साइबर सिक्योरिटी की एक कॉन्फ्रेंस है, जो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? केरला पुलिस। ये इंपॉर्टेंट है। यस, आप पूछोगे सर ऐसे तो यूपी पुलिस भी कुछ कुछ कराती है, महाराष्ट्र पुलिस भी कुछ कुछ कराती है, तो आप वो सारे क्यों पढ़ा रहे हैं? आप केरला की तरफ क्यों झुके हो? बेटा मैं नहीं झुका, यूपीएससी झुका है। अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है साइबर डोम पे।
व्हाट इज प्रोजेक्ट साइबरडोम, और किसी छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, जो यूपीएससी का आईएएस का मेंस एग्जाम होता है उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा साइबरडोम प्रोजेक्ट के ऊपर। और ये जो साइबरडोम प्रोजेक्ट था ये केरला पुलिस का था, और उसी सेम जो केरला पुलिस साइबरडोम जिन्होंने स्टार्ट किया था, उन्हीं केरला पुलिस का इनिशिएटिव है कोकून 2021, जो उनकी एक एनुअल साइबर सिक्योरिटी को लेकर कॉन्फ्रेंस और हैकाथॉन होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे देन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, he was invited as the guest of honor in this to inaugurate this। ठीक है, तो मैं सारी चीजें नहीं पढ़ा रहा, ओनली दोज स्टेट इनिशिएटिव्स जिनके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। कोकून 2021 क्या है, साइबर सिक्योरिटी को लेके, और हैकाथन एक है जो केरला पुलिस ऑर्गेनाइज करवाती है एनुअली, दैट्स कोकून 2021। नेक्स्ट इज आईपॉक 2021। आईपॉक क्या है, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस चीज के, ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी जितने भी वेरियस आपकी विधानसभा हैं, उनके जितने भी अध्यक्ष हैं, जैसे अलग अलग यूपी की विधानसभा होगी उसके एक स्पीकर होंगे, बिहार की एक विधानसभा होगी उसके एक स्पीकर होंगे, महाराष्ट्र केरला सबकी विधानसभाओं के स्पीकर्स होंगे, तो दे आर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। सो इन सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2021। तो 2021 की जो कॉन्फ्रेंस हुई, वेयर डिड दिस हैपन, बस ये पता होना चाहिए, इट हैपेंड इन शिमला। सो शिमला में उन्होंने कहा छुट्टी भी हो जाएगी, इसी बहाने घूम भी आएंगे। तो आईपॉक की जो कॉन्फ्रेंस हुई वो कहां पे हुई, इट हैपेंड इन शिमला। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इस साल जो आईपॉक है वो अपने 100 साल सेलिब्रेट कर रहा है, इट्स सेलिब्रेटिंग इट्स 100 years। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट इसके बारे में पढ़ के जाए। आईपॉक के बारे में स्पीकर लोकसभा ने अध्यक्षता की, इसकी 100th कॉन्फ्रेंस थी, कहां पे हुई, शिमला में हुई। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो थीम है हमारे सामने, व्हाट इज द नेक्स्ट थीम, ASEM समिट। ASEM समिट क्या है, बेसिकली एशिया और यूरोप की समिट है, एशिया यूरोप मीटिंग बोलते हैं इसको, ASEM। इस समिट में क्या होता है, बेसिकली इसका एक ही मुद्दा होता है कि एशिया यूरोप जो है, एशिया और यूरोप, उनका कैसे एक ज्वाइंट विजन डेवलप किया जा सके सारी डायमेंशंस में, बीट पॉलिटिकल, बीट इकोनॉमिक, बीट सिक्योरिटी, सारी डायमेंशंस में एशिया यूरोप का एक ज्वाइंट विजन कैसे डेवलप किया जा सके, उसको लेके ASEM की समिट होती है। तो इस बार भी समिट हुई थी, बस ध्यान रखना है समिट कहां पे हुई थी, इट हैपेंड इन कंबोडिया, साउथ ईस्ट एशिया का जो देश है। असम का क्या इंडिया मेंबर है, यस इंडिया इज अ मेंबर। ठीक है, और कहां पे ये समिट हुई, इट हैपेंड इन कंबोडिया, साउथ ईस्ट एशिया का जो देश है कंबोडिया, वहां पे इसकी समिट हुई थी इस बार। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है, यस इंडिया इसका मेंबर है। ओके, सो असम का बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, नथिंग मोर इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड, बट उससे पहले जो बच्चे एसएसबी को लेकर चिंतित हैं, बेटा कल्कि की क्लासेस फॉर फ्री यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं, आप जाके देख लो। किसी भी पेड कोर्स को खरीदने से पहले एसएसबी का एक बार कल्कि को देख लो, फिर उसमें अगर आपको कुछ लगे कि नहीं सर मजा नहीं आया, देन यू कैन थिंक ऑफ दोज। बट आई थिंक अगर आपने कल्कि देख ली, योर एसएसबी इज गुड फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट इज वी पावर फोरम। ये वी पावर फोरम नाम काफी फैंसी सा है, बस काम लेकिन बहुत सिंपल सा है। बेसिकली देखो जो फीमेल्स हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर, यानी बेसिकली जितना भी ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी डोमेन है, पावर सेक्टर से जितने भी रिलेटेड डोमेन है, उसमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन को पावर सेक्टर में कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये वी पावर फोरम ऑर्गेनाइज करवा रहा है। वी पावर अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें हाई फाई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो मनीला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक जो वॉशिंगटन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। प्लस एक छोटा सा लोकल सा ऑर्गेनाइजेशन है पावर सेक्टर की, वो इसको सपोर्ट कर रही है। सो वी पावर फोरम क्या है, बेसिकली साउथ एशिया, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस एरिया में जो है, साउथ एशिया में जो पावर सेक्टर है
उसमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ाया जाए उसको लेके चर्चा विमर्श करने के लिए वी पावर फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उनमें इन्वॉल्व थी वो हमने देख लिया। बस ओनली दिस मच इज इंपॉर्टेंट, नाम एंड कोरिलेशन, फुल फॉर्म वी कैन स्किप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कॉप 26 पे हमने पिछली क्लास में काफी डिटेल में चर्चा कर ली थी। सो कॉप 27 जो इस बार होगी, कॉप 27 2022 में, ये कहां पे होने वाली है? दिस वुड बी हैपनिंग इन इजिप्ट। सो ये भी ही पता होना चाहिए। एंड जो हम देखेंगे कॉप 28 जो 2023 में होगी, वेयर वुड दैट बी हैपनिंग? इट वुड बी हैपनिंग इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो एससीओ की भी अभी समिट हैपन। सो नूर सुल्तान जो कजाकिस्तान की कैपिटल है, नहीं, एससीओ की जो समिट हुई थी वो कहां हुई थी? नूर सुल्तान में। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की जो कैपिटल है, वहां पे दिस एससीओ समिट हैपेंड। अगेन व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विजिटेड, ऑल्सो इंडिया और सेंट्रल एशिया एक डेडिकेटेड डायलॉग स्टार्ट किया है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कोशिश तो ये भी थी कि इस बार जो 26 जनवरी की परेड है उसमें जो चीफ गेस्ट बुलाए जाए वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बुलाया जाए। सो सैडली दैट कुडंट हैपन, बट दैट वाज देयर। सेंट्रल एशिया की तरफ इंडिया का एक बहुत ही डेडिकेटेड पुशअप आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए यार, वो रिपब्लिक डे अवार्ड शायद हमने पहले पढ़ लिए हैं। जैसे बेस्ट टेब्लू कौन सी स्टेट को मिला था? टेब्लू यानी वो जो झांकी होती है, बेस्ट टेब्लू कौन सी स्टेट का था? सो इट वाज उत्तर प्रदेश। वो अयोध्या टेम्पल का वो था। कौन से को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट दिया गया अमंग सीएपीएफ? सो इट वाज सीआईएसएफ। ओके, सो आर डे की झांकियों को लेके शायद हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। यस, नेवी के कंटिजेंट को इन द आर्म फोर्सेस दिया गया, ठीक है। सो दिस इज देयर। पीपल्स चॉइस अवार्ड महाराष्ट्र को दिया गया। तो ये दो, दीज टू आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड ऑन दिस। यूपी का किस पे बेस था? अयोध्या टेम्पल पे। वैसे ये शायद हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट सिंस आर डे की बात चली थी तो बता दिया। नेक्स्ट इज एससीओ समिट। एससीओ हो गई, सॉरी, हबीबगंज। हबीबगंज कहां लोकेटेड था? बेसिकली एक रेलवे स्टेशन था। कहां पे? मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो रिसेंटली क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस नाम बदलो कंट्रोवर्सी, तो हबीबगंज जो ये मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदल के अब रानी कमलापति के नाम पे रीनेम कर दिया गया इसको। सो दिस हबीबगंज रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड ऑन द नेम ऑफ रानी कमलापति। ये शी वॉज अ गॉन्ड क्वीन। तो गॉन्ड किंगडम मुगलों के टाइम पे वॉज वन ऑफ द हिंदू किंगडम जो मध्य प्रदेश के रीजन में एक्टिव था। शी वॉज अ क्वीन, और ऐसा बोला जाता है दैट मुगल्स के खिलाफ उन्होंने काफी वेलियंटली फाइट किया एंड ऑल ऑफ दैट। सो रानी कमलापति गॉन्ड क्वीन मध्य प्रदेश को बिलोंग करती है, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश का है उसका नाम बदल के रानी कमलापति के नाम पे रखा गया, और बोला गया इसको रीडेवलप करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। मोस्ट मॉडर्न रेलवे स्टेशन इसको बनाने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। सो दैट इज हबीबगंज का नाम बदल के मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट इज वंगाला। वंगाला क्या है? वंगाला एक फेस्टिवल है, फोक फेस्टिवल है। कहाँ का फेस्टिवल है और क्या होता है इसमें? इसमें बेसिकली काफी सारे 100 के करीब करीब आप ड्रम लेके आओ और उन ड्रमों को पीट करना शुरू कर दो। तो जैसे आप ये 100 के 100 ड्रम बजाते हो तो फिर सेलिब्रेशन का एक वो दौर शुरू होता है जिसमें फसल कटने के बाद जो ट्राइबल लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो कहाँ के ट्राइबल लोग? ये गारो ट्राइब जो है, गारो ट्राइब कहाँ की है? मेघालय की। सो ये एसेंशियली गारोस का एक फेस्टिवल है। गारो ट्राइब मेघालय का एक फेस्टिवल है जिसमें वो ड्रम्स बजा के ये सेलिब्रेट करते हैं कि फसल कट गई है, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सो बस ये याद रखना है। वंगाला क्या है? वंगाला किसी का नाम नहीं है, वंगाला एक त्योहार है जो मेघालय की गारो ट्राइब सेलिब्रेट करती है, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। बस अभी किस देवी के लिए मनाया जाता है, किस देवता के लिए मनाया जाता है, अगर आप मेघालय का स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हैं तब इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बस इतना इंपॉर्टेंट है, वंगाला
मेघालय का एक फोक फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट इज साइबर तहसील्स। देखो तहसील क्या होता है, तहसील इज एसेंशियली अ रेवेन्यू स्टेट। व्हाट इज अ रेवेन्यू स्टेट? रेवेन्यू स्टेट सिंपल मीन्स, आप लोगों ने सुना होगा तहसीलदार एक पोस्ट होती है। हैव यू हर्ड दिस पोस्ट तहसीलदार? सो तहसीलदार इज अ पर्सन हु इज आंसरेबल फॉर हिज तहसील और रेवेन्यू स्टेट। रेवेन्यू स्टेट मतलब क्या, इस पर्टिकुलर टेरिटरी है, सपोज दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर 1 2 3 टेरिटोरियली मार्क्ड एरियाज होंगे, और इस पर्टिकुलर एरिया से जितना भी लैंड रेवेन्यू आएगा, यानी ब्रिटिश टाइम पे क्या होता था, लैंड रेवेन्यू लेते थे, लगान लेते थे, तो इस जगह से, इस तहसील से जो भी लैंड रेवेन्यू आएगा वो तहसीलदार के थ्रू, देन इट वुड गो टू एसडीएम एंड देन थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी। कलेक्टर भी वर्ड लैंड रेवेन्यू के लिए था। सो एसेंशियली दिस इज द आइडिया ऑफ तहसील्स। तो अगर देखोगे ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि तहसील्स वर डिमार्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, कि इतने से इतना, इस पेड़ से लेके इस नदी के बीच का एरिया तहसील नंबर 3 है। ठीक है, तो दैट इज तहसील। लेकिन अब क्या हुआ, इंडिया की पहली स्टेट जिसने साइबर तहसील स्टार्ट किया कि अब हम इस तरीके से ऑनलाइन डिवाइड करेंगे रैदर देन फिजिकली डिमार्केटिंग। अब ओवरऑल क्योंकि जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो ऑनलाइन फ्लो करता है, तो फर्स्ट स्टेट जिसने अपने यहाँ साइबर तहसील इंट्रोड्यूस किया रैदर देन फिजिकली डिमार्केटिंग। जैसे आप बोलो आई एम तहसीलदार ऑफ दिस एरिया, तो अब रैदर देन एन एरिया, ये साइबरली ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से कैसे तहसील्स को बांटा जाए, वो स्टार्ट करने वाली फर्स्ट स्टेट कौन सी है? इट इज सरप्राइजिंगली मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दिस में बी आस्क्ड दैट व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर तहसील्स। सो मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट। ओके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यस, ठीक है, दिस इज क्लियर। आगे बढ़े। ओके, सो जो लोग कह रहे हैं नाइटफॉल के, बेटा मोस्ट लाइकली नाइटफॉल वुड स्टार्ट फ्रॉम मंडे, इट वुड बी अ लाइव क्विज। तो लाइव क्विज चलेगा, यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस, इट वुड हेल्प यू। इसमें हैंड पिक्ड प्रीवियस ईयर्स करेंगे, ना सिर्फ एनडीए के सीडीएस के, बल्कि और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगेंगे करंट अफेयर्स के, वो भी इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। आइडिया इज कि अगर आपने ये नाइटफॉल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, यू आर गुड टू गो, योर एग्जाम इज श्योर टू बी क्लियर। बिकॉज एंड में जो चीज आपको, और इट वुड बी अ मिक्स बैग, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही सब्जेक्ट के प्रैक्टिस होंगे, इसमें एक मिक्स बैग प्रैक्टिस किया जाएगा। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस स्टेज, कि आप ज्यादा से ज्यादा मिक्स बैग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे उनको नोट डाउन करें। सो बी रेडी फॉर नाइटफॉल, मोस्ट लाइकली इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है, क्लियर है इतना? सो दिस मच इज क्लियर। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी एक और क्लास करेंगे, सो आई एम जस्ट क्विकली टेकिंग क्लासेस, बिकॉज फिर क्लास लंबी हो जा रही है लेंथ। सो आई एम टेकिंग नाउ शॉर्ट क्लासेस, सो दैट वी कैन, we would take a few more short classes so that you are able to revise also YouTube के एल्गोरिदम फिर सोचेगी कि ये बड़े अच्छे रेगुलर यूट्यूबर हैं, तो इनकी वीडियोस को ज्यादा सपोर्ट करो। तो YouTube के भरोसे मत बैठो कि YouTube के एल्गोरिदम सीरीज को शेयर करेगी, खुद से शेयर करो दोस्तों, बिकॉज अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी हम ये सब इनिशिएटिव कर पाएंगे, बिकॉज वी आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन यू डियर व्यूअर, एंड वी टेक योर सपोर्ट वेरी सीरियसली। सो शो योर लव, शो योर सपोर्ट, what is your response regarding the series, share that, we will meet again today। अभी थोड़ी देर बाद दोबारा से मिलेंगे एक और क्लास के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। और कोई डाउट है किसी का तो प्लीज आस्क, इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज लेट मी नो। नाइटफॉल की टाइमिंग बेटा मोस्ट लाइकली इट वुड बी 9 PM और 9:30 भी हो सकती है, वो हम नोटिफाई कर देंगे आपको। ठीक है, अच्छा कैसर हिंद रह गया क्या? जस्ट अ सेकेंड, यस, कैसर हिंद बेटा कुछ नहीं है, ये आपने एक टाइटल सुना होगा, कैसर हिंद आपने एक टाइटल सुना होगा, गांधी जी को दिया गया था, याद है? ब्रिटिशर्स ने दिया था गांधी जी को। वाई? बिकॉज साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने, जब बोअर वॉर चल रही थी, बोअर वाला वॉर्स जो साउथ अफ्रीका में चल रही थी बिटवीन द टू ग्रुप्स, एक यूके का ग्रुप था, दैट इज दिस कॉलोनाइजर्स का ग्रुप था, एंड देन वहां पे जो ऑरेंज डायनेस्टी के लोग थे उनके अगेंस्ट फाइट चल रही थी बोअर वॉर्स में। तो गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था इन साउथ अफ्रीका, एम्बुलेंस रन की थी।
तो उसके सपोर्ट में गांधी जी को कैसर हिंद टाइटल ब्रिटिश क्वीन ने दिया था। और फिर गांधी जी ने, आप सबको पता है कि जब जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ तब ये टाइटल वापस कर दिया कि मैं ये टाइटल नहीं रख सकता ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जब सेम टाइम पे नाइटहुड भी वापस किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो उसी काइसर हिंद के नाम पे अरुणाचल प्रदेश ने एक तितली को अपनी स्टेट बर्ड घोषित करा, एक मौत, एक तितली, एक बटरफ्लाई को अपनी स्टेट बर्ड घोषित करा है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि बस ये पता होना चाहिए कैसर हिंद अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई उन्होंने घोषित किया। ऐसे तो हर स्टेट बटरफ्लाई घोषित करती है कि सारी इंपॉर्टेंट है, नहीं। सिंस नाम यूनिक है कैसर हिंद, और तुक्केबाजी में सोचें कि कैसर हिंद नॉर्थ ईस्ट से तो किसी को भी लगता हुआ नाम नहीं लगेगा, और तुक्केबाजी में कोई नॉर्थ इंडिया का नाम आंसर में तुक्का मार देंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि ये पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं जल्दी। कीप सपोर्टिंग। अच्छा वो स्क्रीन पे नहीं आया था, जस्ट लेट मी अगेन शो इट यार। yeah, so now it would be visible. So I was saying कि ये जो कैसर हिंद है, ये अरुणाचल प्रदेश ने इसको अपने स्टेट बटरफ्लाई इसको घोषित करा है, स्टेट बटरफ्लाई। और ये कैसर हिंद की हिस्ट्री बता दी, गांधी जी को ये एक अवार्ड दिया गया था ब्रिटिश क्वीन के द्वारा। सो एंड ऑल द स्टोरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अरुणाचल प्रदेश, बस ये याद रखना है, कैसर हिंद इज अ न्यू बटरफ्लाई जिसको अरुणाचल ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, जय हिंद।